आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर केमिस्ट्री टीचर। कैसे हैं बेटा जी आप लोग? ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। अच्छा बच्चों, हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। बट हम उसमें फर्स्ट 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम तीसरा लेक्चर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा जी मैं ना थोड़ा सा आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तो 2 किस्म के सोर्सेज होते हैं, एक नेचुरल सोर्सेज हैं और एक आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं। हम यहाँ पर आर्टिफिशियल सोर्सेज का जिक्र नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सोर्सेज का जिक्र करेंगे। तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि बेटा आपके ना कॉलेज अपनी केमिस्ट्री में इस टॉपिक का नाम नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होना चाहिए। हम नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, अब नेचुरल सोर्सेज ना 4 हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी अब हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब जानते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। बट हमारे सिलेबस में ना ये 3 सोर्सेज हैं, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। हमने इन 3 को की डिस्कशंस करनी है। और बेटा इन तीनों को ना हम फॉसिल्स फ्यूल भी कहते हैं। फॉसिल्स फ्यूल रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बर्ड मैनी ईयर्स अगो। जो अपने एनिमल और प्लांट्स बर्ड किए थे बेटा, उसके जो रिमेन्स बचे हुए हैं उनको हम फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं। कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम इसमें आते हैं। अच्छा बच्चों, हमारा ना एक MCQ भी बनता है यहाँ पर कि विच वन ऑफ फॉलोइंग। ये जो मैं WOF लिखूंगा ना, ये हमेशा आपको MCQs में तो ये याद रखना है कि WOF से मुराद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि बेटा इसमें से जो है ना कौन सा मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो बच्चों अगर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो कोल, सेकंड ऑप्शन हो नेचुरल गैस, थर्ड ऑप्शन हो पेट्रोलियम और फोर्थ वन ऑप्शन हो फॉसिल्स फ्यूल, तो आप किसको टिक करेंगे? जी, आप फॉसिल्स फ्यूल को टिक करेंगे, क्योंकि फॉसिल्स फ्यूल में कोल भी आ जाता है, नेचुरल गैस भी आ जाती है, पेट्रोलियम भी आ जाता है। तो आप इन तीनों में, फॉसिल्स फ्यूल में ये तीनों चीजें आती हैं, तो आप इन तीनों को टिक करेंगे। जी बच्चों, हम दोबारा आते हैं, हम कोल को स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले हम कोल की फिजिकल अपीयरेंस की डिस्कशंस करेंगे, हम डिफाइन करेंगे कोल, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? कोयला। हमने कोयले को पढ़ना है। हमारा फर्स्ट सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कोल, ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक हार्ड रॉक। जी बेटा जी, हम कह रहे हैं कि ये ब्लैक होता है कोयला या ब्राउनिश ब्लैक होता है, हार्ड रॉक है विच कैन बी बर्न्ड। हम इसे बर्न करते हैं, बर्न करके हम इसे एनर्जी और बाकी अपने अदर जो है ना वो यूजेस में लाते हैं। ये हमारे पास सॉलिड फॉसिल्स फ्यूल है। बेटा ये जो कोल है ना, ये हमारे पास याद रखिएगा सॉलिड फॉसिल्स फ्यूल है। ये जो नेचुरल गैस है ना, ये फॉसिल्स फ्यूल की गैसेस फॉर्म है। और जब हम पेट्रोलियम की डिस्कशंस करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो फॉसिल्स फ्यूल की लिक्विड फॉर्म। जी बेटा जी, तो कोल की हमने सबसे पहले डेफिनेशंस की, हमने कहा ब्लैकिश है या ब्राउनिश ब्लैक है, हार्ड रॉक है, हम इसे बर्न करते हैं एज ए सॉलिड फॉसिल्स फ्यूल के तौर पर। फिर बेटा फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल बनता कैसे है? जी बच्चों एक सेंटेंस है वो आपको मैंने याद कराना है। वो कहता है इट इज बिलीव्ड दैट कोल इन नेचर इज फॉर्म इनसाइड अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर बनता है कोल बाय द डिके ऑफ प्लांट्स वेजिटेशन
अच्छा बेटा, जब वेजिटेशंस की बात आती है ना, तो इसमें 3 चीजें आती हैं। ट्रीज भी इसमें आते हैं जी, इसमें हर्ब्स भी आती हैं और इसमें श्रब्स भी आती हैं। मतलब दरख्त आ गए बच्चों, जड़ी बूटियां आ गई, झाड़ियां आ गई। हर्ब्स जड़ी बूटियां, श्रब्स झाड़ियां, ट्रीज दरख्त। जब ये डिके करते हैं 500 मिलियन ईयर्स अगो, 50 करोड़ साल पहले, 50 मिलियन, हमारे पास 50 करोड़ साल पहले, ईयर्स अगो पहले, अगर आपके पास जो है जो वेजिटेशन का डिके होता है अंडर द अर्थ क्रस्ट, और ये बच्चों उस वक्त एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन नहीं होती, एट सेम प्लेसेस होता है, दलदली जगहों पे। दलदली जगहों पर बेटा हमारे पास जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में आपके पास जो है वो 50 करोड़ साल तक, जब ट्रीज मतलब है जिसमें हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ये ट्रीज हैं, ये जो है अंडर द अर्थ क्रस्ट, इनमें डिके होता है, तो बच्चों इसके नतीजे में जो है वो कोयला बनता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कोल है। आपको ये सेंटेंस अच्छी तरह याद करना है। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। मैंने कह रहा हूं बेटा 50 करोड़ साल पहले, 500 मिलियन ईयर्स अगो, वेजिटेशन मतलब ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, इनका डिके होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, इनसाइड अर्थ क्रस्ट, तकरीबन जो है उसके नतीजे में जो है समय प्लेसेस पे एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में, उसके नतीजे में बेटा जी हमारे पास जो है वो लकड़ी जो होती है, वो प्लांट्स जो होते हैं, जो वेजिटेशंस होते हैं, वो कोयले में चेंज हो जाते हैं जी। आगे चलते हैं जी। हमारे पास कार्बोनाइजेशन किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कोल, लकड़ी से कोयले बनने को बेटा हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। अब गौर से बात सुनिएगा, ये कोई एक दिन में नहीं होता, हम पढ़ चुके हैं 50 करोड़ साल, और बेटा कोई एक स्टेप में भी नहीं होता कि लकड़ी से कोयला बन जाता है, नहीं। ये देखें जी, हमारे पास सबसे पहले ड्राई वुड होती है। ड्राई वुड में बेटा हमारे पास बैक्टीरियल और केमिकल डिके होता है, उसके नतीजे में ये कोयले की फर्स्ट फॉर्म पीट में, बेटा ड्राई वुड पीट में चेंज होती है। पीट से बेटा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में ये हमारे पास कोयले की सेकंड फॉर्म लिग्नाइट में चेंज होता है। फिर हाई प्रेशर के नतीजे में बेटा लिग्नाइट बिटोमिनस कोल में चेंज हो जाता है, और बेटा फर्दर प्रेशर इंक्रीज होता है तो कोयला जो होता है वह एंथ्रासाइट में चेंज हो जाता है। ये देखें, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। वुड से डायरेक्ट ही हमारे पास एंथ्रासाइट नहीं बन गया। अच्छा बेटा, अब कुछ बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। जो ड्राई वुड है ना, इसमें 40% कार्बन होती है। जो पीट बनता है इसमें 50 से 55% कार्बन है। बेटा जो लिग्नाइट है इसमें 65 से 70% कार्बन है। जो बिटोमिनस कोल है इससे 80 से 85% कार्बन, और जो एंथ्रासाइट होता है उसमें 95%। अब बेटा देख लें जी, कार्बन की क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा, जैसे जैसे कार्बन की क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है ना, तो बेटा हमारे पास हार्डनेस इंक्रीज होती जा रही है। ये जो पीट है ना, ये हार्ड कोल है। जो लिग्नाइट है ना, ये हमारे पास जो है ना मच हार्डर है, ये इससे ज्यादा हार्डर हो गया है हमारे पास। ये हमारे पास जो बिटोमिनस कोल होता है ना बेटा, ये हमारे पास मोर हार्डर हो गए। और जो एंथ्रासाइट होता है ना बेटा जी, तो ये हार्डेस्ट कोल हो जाता है। मतलब इससे ना हम कुछ हद तक स्पॉन्जी कोल भी कहते हैं। ये इतना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन जो एंथ्रासाइट है ना बच्चों, ये सबसे हार्ड कोल है। परसेंटेज ऑफ कार्बन जितनी ज्यादा इंक्रीज होती जाती है, हार्डनेस इंक्रीज होती जाती है। अच्छा, एक और बात भी याद रखिएगा, ये बेटा जो हमारे पास पीट है ना, ये ब्राउनिश फॉर्म में होता है। ये जो हमारे पास लिग्नाइट है ना, ये थोड़ा सा इसमें ब्लैकिश आ जाता है, ये थोड़ा सा ब्लैकिश फॉर्म में चला जाता है, ब्राउनिश ब्लैक होता है। जो बिटोमिनस कोल है इसमें मजीद ब्लैक कलर इंक्रीज होता जाता है, ज्यादा ब्लैकिश होता जाता है। और जो एंथ्रासाइट है ना बच्चों, ये हमारे पास जेट ब्लैक, या जिसे हम लोग कह सकते हैं कि शाइनी ब्लैक, ये शाइनी ब्लैक हो जाता है। ये वो कोयला है जो शाइनी ब्लैक है। सबसे
सुपीरियर क्वालिटी का जो फ्यूल है हमारा कोयला है ना जी बेटा जी, वो एंथ्रासाइट है। याद रखिएगा, जैसे जैसे हम ऐसे जा रहे हैं तो हमारे पास हार्डनेस भी इंक्रीज होती जा रही है और कलर भी जो है ना वो ब्राउनिश से ब्लैकिश की तरफ जा रहा है। बेटा आपको और भी पता होना चाहिए कि ये जो पीट है ये हम लाइम किलन में ईंटें बनाने के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं। लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल, ये वो कोयले हैं बेटा जो हम हाउस होल्ड में भी यूज करते हैं, पावर जनरेशन में भी यूज करते हैं। और एंथ्रासाइट जो है ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का कोल है और इसे हम इंडस्ट्री में अपने बॉयलर्स वगैरह को रन करने के लिए यूज करते हैं। तो ये आपके पास एक थोड़ा सा व्यू है, आपने इसको अच्छी तरीके से तैरना है। एक और भी बात बता दूं बेटा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो हमारे पास जो सबसे नीचे कोयला है ना बेटा जी वो एंथ्रासाइट है। ये एंथ्रासाइट सबसे नीचे, मतलब उसमें लेयर्स बाय लेयर्स और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जो पीट है ना बच्चों वो सबसे ऊपर है, इसके बाद फिर लिग्नाइट है, इसके बाद बेटा जी हमारे पास बिटुमिनस कोल है और एंड पर नीचे नीचे सबसे नीचे जो है वो एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट सबसे नीचे है इसलिए सबसे हार्ड है, इसमें कार्बन की परसेंटेज भी सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल भी यही है और हमारे पास जो है इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन भी सबसे ज्यादा है, हार्ड भी ये सबसे ज्यादा है। आगे चलते हैं जी, आपसे पेपर में अक्सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है शॉर्ट में, एमसीक्यूज में। व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन सेपरेट करना, अलहदा करना। हम ये वर्ड हमारे लिए नया नहीं है, हम मुख्तलिफ फॉर्म में से पहले फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, या हम इसे बेटा कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। अब ये क्या है जी? हीटिंग ऑफ सब्सटेंस और स्पेशली बेटा कोल। और बल्कि मैं इसमें ना मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ के बच्चों को बताता होता हूँ कि बिटुमिनस कोल ये ज्यादा आगे, आपकी बुक में सिर्फ हीटिंग ऑफ सब्सटेंस है, कोल है, लेकिन बेटा मैं बच्चों को बताता होता हूँ कि अगर आप बिटुमिनस कोल को इन एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, कितना हाई टेम्परेचर, 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कोल क्या होता है? कोल 4 फ्रैक्शंस में चेंज होता है। हमारी बुक में बेटा जी ये 3 फ्रैक्शंस है, लेकिन अक्सर औकात पेपर में हमसे कहा जाता है गिव द नेम ऑफ 4 फ्रैक्शन which are obtained by destructive distillation of coal या by carbonization of coal। तो बेटा जी हमारे पास ये 4 फ्रैक्शन। सबसे पहले कोक, ये जो कोक है ना बेटा जी ये हमारे पास सॉलिड रेजिड्यू है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड रेजिड्यू है। और बच्चों याद रखिएगा इसमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है। ये देखें हम कह रहे हैं ना सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये देखें आपको कैसे सोर्सेज मिल रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन है। इससे हम आगे जाकर जो है वो वाटर गैस भी बनाएंगे, वाटर गैस में हम कोक से वाटर गैस में से चेंज करेंगे। सेकेंडली दूसरा जो फ्रैक्शन है, दूसरा जो हिस्सा है वो कोल है, कोल गैस है। अब ये सॉलिड फॉर्म थी हमारे पास, ये जो कोल गैस है ये गैसेस फॉर्म है। इसमें बेटा जी हमारे पास मीथेन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और अदर हाइड्रोकार्बन गैसेस जैसे हमारे पास ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या ईथीन, प्रोपीन वगैरह या इथाइन वगैरह डिफरेंट हमारे पास हाइड्रोकार्बन भी मौजूद होती हैं। तीसरे नंबर पर बेटा जी हमारे पास कोल तार। कोल तार जो होता है ना, अगर हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर इसे हम अलहदा करें, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड, तो इसमें बेटा जी कहते हैं हमारे पास कि 17 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमें इसमें मिलते हैं। ये देखें ये सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो कौन से हम आगे जाकर पढ़ेंगे बेटा जी। फिनोल है, बेंजीन है, हमारे पास अदर जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, वो कोल तार के अंदर मौजूद होते हैं। लास्ट वन अमोनिकल लिक्विड। ये देखें बेटा जी अगर हम अमोनिया और वाटर को मिक्स कर लें हमारे पास ये 4th फ्रैक्शन हासिल होती है जिसे हम अमोनिकल लिक्विड कहते हैं। मेरी बातें क्लियर हैं? हमने पहले पढ़ा है कि कार्बोनाइजेशंस क्या है, इसमें मैंने आपको डिफरेंट जो है वो कोल्स की फॉर्म, उनकी परसेंटेज, उनके यूजेज, उनकी हार्डनेस, उनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन बताई है। फिर बेटा जी मैंने आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कार्बोनाइजेशन ये क्या होती है, इसकी फ्रैक्शंस बताई हैं। और लास्ट में हम यूजेस ऑफ कोल, बच्चों यूजेस ऑफ कोल में जो हमारे पास जियोलॉजिकल सर्वे किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये अक्सर एमसीक्यूज में आती है
कि हमारे पास जो है पाकिस्तान में 184 बिलियन टन, हमारे पास बिलियन टन, ये 184 बिलियन टन्स कोल्स रिजर्वायर्स मौजूद हैं। बहुत बहुत वास्ट रिजर्वायर्स मौजूद है। इनमें से बेटा हम जितना कोयला जमीन से निकालते हैं वो 80% हम यूज करते हैं टू मेक ब्रिक्स इन लाइम किलन। जी बच्चों, हम भट्ठों में ईंटें बनाने के लिए हम यूज करते हैं। 80% कोयला जो हम जमीन से निकाल रहे हैं वो हम ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो 20% है ना बच्चों, वो हम डोमेस्टिक पर्पज में, अपने डोमेस्टिक पर्पज में, जैसे हम अपने घरों में बेटा हीटिंग करने के लिए, कुकिंग करने के लिए हम जो है वो जो कोयला यूज़ करते हैं वो 20% है। सर्दियों में आप अपने कमरों वगैरह को गर्म करने के लिए, कुकिंग में, बारबेक्यू वगैरह के लिए आप कोयले को यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कोल पाकिस्तान में बेटा क्या डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ डेवलपमेंट हो रही है? तो सिंध में सिंध कोल अथॉरिटी है। थर में बेटा ये जो थर है ना, ये हमारे पास सिंध में एक डिस्ट्रिक्ट है और इसमें बहुत वास्ट रिजर्वायर्स हैं कोल के। तो सिंध कोल अथॉरिटी थर में स्पेशली बहुत ज़्यादा कोयला जो है वो हमारी ज़मीन निकाल रही है, ज़मीन से निकाल रही है। पंजाब में पंजाब कोल अथॉरिटी, केपीके में केपीके कोल अथॉरिटी, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान कोल अथॉरिटी, ये भी अपने आने पे कोशिश कर रही हैं और जहाँ तक पॉसिबल है उतना जो है वो कोयला निकाला जा रहा है। अच्छा जी, ये बिल्कुल लेटेस्ट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बेटा सी पैक के तहत देखें जी, पाकिस्तान में जहाँ बहुत सीवियर प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसमें बेटा अभी यहाँ रिसेंटली सी पैक के तहत इन्होंने एक पावर स्टेशन, बिजली पैदा करने वाला स्टेशन लगाया है, जहाँ से 1320 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस तरह अगर मज़ीद पाकिस्तान में जो है वो हम कोयले से बिजली बनाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है कि हमारी इन्वायरमेंट में पोल्यूशंस का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बेटा उसके बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम जो है वो निमट कर अपने एयर को क्लीन रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कोयला की समझ आई होगी। फर्स्ट नेचुरल सोर्स था, इसमें हम लोगों ने कोल की डेफिनीशन, कोल की फार्मेशन, फिर मैंने आपको कार्बोनाइजेशन, फिर आगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और उसकी फ्रैक्शन, यूजेस ऑफ कोल और डेवलपमेंट ऑफ कोल समझाई है। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।